बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 कास्ट अकाउंटिंग साइकिल उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सोहेल अफजल की बुक से है कास्ट अकाउंटिंग साइकिल क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखता है। इसमें कह रहा है कि अल कबीर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री complete its first year of operation on December 31st 2000 something. A summary of some of the transaction for the year is given below. ये अल कबीर इंडस्ट्री का डाटा दिया गया जिन्होंने अपना फर्स्ट ऑपरेशन का जो साल है वो कंप्लीट किया है और ये कुछ ट्रांजैक्शन दी गई हैं। इनके मुताबिक हमें क्या कह रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन एंड हो रहा है वहाँ पे लिखता है रिक्वायरमेंट में कि पास एंट्रीज इन जर्नल फॉर्म टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, कि इन ऊपर वाले तमाम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करें। और फिर पार्ट 2 में कहता है कि पास एंट्रीज टू क्लोज फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट टू एडजस्ट अंडर आर ओवर अप्लाइड। कहता है कि अपने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट को क्लोज करना है और ये बताना है कि आया कि वो अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, एंड देन इसको चार्ज करना है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पे एंड एंटायर प्रोडक्शन पे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। पहले इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, जर्नल एंट्रीज। तो देखें पहली जर्नल एंट्रीज हमें क्या दी गई है, उसमें कहता है परचेज ऑफ द ईयर। हमने परचेज किया है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 5 लाख का है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो 50,000 का है और शिपिंग सप्लाई जो है वो 30,000 की। टोटल जो परचेज है वो 5,80,000 की है। तो जब भी हम परचेज़ करते हैं हमारी जर्नल एंट्री एक ही होती है। परचेज़ जब भी करें मटेरियल को तो हमारा वहाँ पे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है और वोचर पेएबल क्रेडिट है। तो आइए जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए हमें जर्नल परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, जो कुछ यूँ है। सबसे पहले सीरियल नंबर, देन डिटेल, देन रुपीज़ डेबिट और क्रेडिट का कॉलम आएगा। तो आइए पहली एंट्री अपनी देखते हैं जो कि मटेरियल परचेज़ की है। यहाँ पे एंट्री नंबर ए है तो लिख देंगे सीरियल नंबर ए। मटेरियल परचेज है तो यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल परचेज। जब भी हम मटेरियल परचेज करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री ये बनती है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और इसके बदले हम वोचर बनाते हैं तो वोचर पेएबल जो है उसे हम क्रेडिट कर दें। इसमें हमेशा चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो एंट्री यही होगी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और वोचर पेएबल क्रेडिट होगा। यहाँ पे हम टोटल अमाउंट लिखेंगे। अगर टोटल अमाउंट देखी जाए तो वो आपकी 5,80,000 रुपये। देन हम अपनी दूसरी एंट्री पे चलते हैं। उसमें लिखता है कि मटेरियल इशूड फॉर स्टोर रूम। क्या हमने स्टोर रूम के लिए मटेरियल इशू किया, इट मीन मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए इशू किया है। डायरेक्ट मटेरियल आप इशू कर रहे हैं 4,80,000 का, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं 40,000 का और शिपिंग सप्लाईज इशू कर रहे हैं 20,000 की। टोटल जो मटेरियल इशू हो रहा है वो 5,40,000 का है। तो एंट्री नंबर बी है, यहाँ पे बी लिखेंगे मटेरियल इशूड। जब भी हम मटेरियल इशूड करते हैं तो अगर डायरेक्ट मटेरियल इशू करें तो हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं, इनडायरेक्ट इशू करें तो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट किया जाता है। अगर शिपिंग सप्लाईज हों तो ये अपने नाम से हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं, या इनकी जगह सेलिंग ओवरहेड भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम फैक्ट्री, ये डायरेक्ट मटीरियल है, डायरेक्ट अगर इशू करें तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा, वर्क इन प्रोसेस। अगर इनडायरेक्ट हो तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होगा। अगर आपका शिपिंग सप्लाईज हो तो इसकी जगह सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड भी लिख सकते हैं, ये डेबिट होगा। और ये क्या इशू कर रहे हैं, मटेरियल इशू कर रहे हैं तो आपको मटेरियल जो है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट उसे हम क्रेडिट कर देंगे। देखें डायरेक्ट कितने का है, डायरेक्ट आपका 4,80,000 का था तो ये 4,80,000। इनडायरेक्ट 40,000 का है तो ये 40,000। शिपिंग सप्लाईज आपकी 20,000 है तो ये 20,000। टोटल जो मटेरियल आपने इशू किया है वो 5,40,000 का है, तो यहाँ पे 5,40,000 लिख देंगे। द नेक्स्ट तीसरी एंट्री है, उसमें कहता है मटेरियल परचेज एंड डायरेक्टली डिलीवर टू फैक्ट्री फॉर यूज इन प्रोडक्शन। क्या हमने मटेरियल परचेज किया और डायरेक्टली उसे फैक्ट्री में यूज़ के लिए ले गए। जब भी हम मटेरियल परचेज करते हैं और डायरेक्टली यूज़ करें, बेसिकली अगर इनकी सेपरेट एंट्री करनी हो तो मटेरियल परचेज करें तो मटेरियल डेबिट होता है और वोचर पेएबल क्रेडिट होता है। अगर मटेरियल को यूज़ करें, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ करें तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा। अगर इनडायरेक्ट यूज़ करें तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होगा, और मटेरियल यूज़ हो रहा है इसलिए मटेरियल को क्रेडिट करते हैं। अगर आपने इसकी कंबाइन एंट्री करनी, सेपरेट करनी है तो यूँ सेपरेट 2 एंट्रियाँ करनी पड़ेंगी। अगर कंबाइन एंट्री करनी है तो कंबाइन भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मटेरियल डेबिट है, यहाँ पे मटेरियल क्रेडिट है, जो आपस में कैंसिल हो जाएगा
और एक नई एंट्री इस्तेमाल करने के लिए अगर डायरेक्ट इस्तेमाल करें तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, इनडायरेक्ट इस्तेमाल करें तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, और मटेरियल परचेज किया इसलिए हम वोचर पेएबल को भी क्रेडिट कर देंगे। तो हम डायरेक्ट एंट्री करना चाहें तो ये हमारी डायरेक्ट एंट्री है। एंट्री नंबर सी, यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल परचेज एंड यूज, मटेरियल परचेज एंड यूज, कि मटेरियल परचेज किया फ़ौरन इस्तेमाल कर लिया। तो जब इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट अगर इस्तेमाल करें तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया जाता है, इनडायरेक्ट इस्तेमाल करें तो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करना है। मटेरियल आपने परचेज़ किया था इसलिए वोचर पेएबल परचेज की जगह हम क्रेडिट कर देंगे। देखें डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, डायरेक्ट आपका 20,000 का है, इनडायरेक्ट आपका 2,000 का है, और टोटल वोचर पेएबल जो बनेगा वो आपका 22,000 का बन जाएगा। देन नेक्स्ट इसके बाद कहता है पेरोल डाटा फॉर दी है, आपको पेरोल का डाटा दिया गया जिसमें डायरेक्ट लेबर 2 लाख की है, इनडायरेक्ट लेबर 50,000 की है, सेलिंग ऑफ मार्केटिंग जो है वो 1 लाख है, सेलिंग और एडमिन जो है वो 90,000, टोटल पेरोल 4,40,000 का है, जिसमें डिडक्शन कह रहा है प्रोविडेंट फंड की है जो कि 22,000, और नेट अमाउंट जो आपने पे करनी है वो 4,18,000 की। आपसे कहता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट टुवर्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो पेरोल की अगर हमें बताए ना बताए, हम पेरोल की 4 एंट्रियां करते हैं, जिसमें पेरोल की जो पहली एंट्री है ये एंट्री सीरियल नंबर डी है तो डी लिखेंगे। पहली एंट्री होगी रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। जब भी आपने पेरोल को रिकॉर्ड करना होता है तो पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और इसके बदले जितनी डिडक्शन हो उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे डिडक्शन एक ही है, वो है प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड को क्रेडिट कर दें, बाकी जो बच जाता है उसे हम अक्रूड पेरोल कहते हैं, तो अक्रूड पेरोल भी क्रेडिट हो जाएगी। देखें टोटल पेरोल आपका कितना था, टोटल पेरोल 4,40,000, तो यहाँ पे 4,40,000 लिखेंगे। प्रोविडेंट फंड कितना है वो 22,000 है, तो यहाँ पे 22,000। नेट अमाउंट जो अक्रूड पेरोल जो आपने पे करना है वो आपका 4,18,000। इसी अक्रूड पेरोल की दूसरी एंट्री होती है, हम इसका वोचर बनाते हैं और फिर इसकी पेमेंट करते हैं। पेरोल की दूसरी एंट्री को हम कहते हैं प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट, प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट। तो जब हम वोचर बनाएंगे तो ये अक्रूड पेरोल बेसिकली क्रेडिट हो रहा था, इसी अमाउंट का हम वोचर बनाते हैं क्योंकि यही अमाउंट हमने पे करनी है, तो अक्रूड पेरोल को डेबिट कर दें, और इसके बदले वोचर बना रहे हैं तो वोचर पेएबल जो है वो क्रेडिट होगा। कितनी अमाउंट से जितनी हमने पे करनी है वो है आपका 4,18,000, यहाँ पे भी लिख देंगे 4,18,000। इसके बाद हम इसकी जब पेमेंट करते हैं तो इसी वोचर जितने का हमने वोचर बनाया उसकी पेमेंट करनी होती है, तो जब पेमेंट कर दें ये लायबिलिटी है, ये वोचर ख़त्म हो जाता है, इसे डेबिट करेंगे और हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, उसे हम क्रेडिट करेंगे। कितनी पेमेंट करनी थी, 4,18,000 और 4,18,000, ठीक है। इसके बाद हम तीसरी जो पेरोल की एंट्री करते हैं उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल की एंट्री की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। जब भी पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ये बुक में हमेशा दिया गया होता है कि पेरोल को हम कितने हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखें पेरोल को उसने 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक डायरेक्ट लेबर, दूसरा इनडायरेक्ट लेबर, तीसरा मार्केटिंग और चौथा एडमिन। तो यही 4 हिस्सों में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डायरेक्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसकी जगह हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं, अगर इनडायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसकी जगह हम फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करते हैं, मार्केटिंग की जगह हम मार्केटिंग ओवरहेड को डेबिट करते हैं, और अगर एडमिन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो उसकी जगह हम एडमिन ओवरहेड को डेबिट करते हैं। बेसिकली ये पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम पेरोल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देखें वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट जो है वो कितना था, वो 2 लाख का था, इनडायरेक्ट देखें तो वो 50,000 का था, मार्केटिंग अगर देखें तो वो 1 लाख का था, एडमिन अगर देखें तो वो 90,000 है, टोटल पेरोल अगर देखा जाए तो वो 4,40,000 का है। देन पेरोल की चौथी एंट्री ये हमारी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की होती है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन।
हमेशा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट, यहाँ पे क्वेश्चन में वो बता रहा है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट टू प्रोविडेंट फंड, कि एम्प्लॉयर जो है वो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब आपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री करनी है तो यहाँ पे ये ऊपर वाली एंट्री है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल, इसी को ये दोनों को वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड को मिला के हम फैक्ट्री ओवरहेड ट्रीट करेंगे, और साथ मार्केटिंग ऐसे डेबिट आ जाएगा, मार्केटिंग ओवरहेड को भी डेबिट कर लेंगे, साथ एडमन ओवरहेड है तो उसे भी डेबिट किया जाएगा। और बेसिकली हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में, तो आपने प्रोविडेंट फंड को क्रेडिट कर लेना है। देखें प्रोविडेंट फंड कितना है, ये ऊपर अमाउंट में दी गई है रिकॉर्ड ऑफ पेरोल में, टोटल प्रोविडेंट फंड 22,000 है, अदरवाइज ये बुक पे दी गई है डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड ये 22,000 है, तो यहाँ पे हम 22,000 लिख देंगे प्रोविडेंट फंड में। अब इस 22,000 को हमने इन 3 हिस्सों पे डिवाइड करना है, तो इन 3 हिस्सों पे डिवाइड करने के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो आइए वर्किंग करते हैं इसकी। हमने प्रोविडेंट फंड को 3 हिस्सों पे डिवाइड करना है, तो इन्हीं तीनों की रेशो ले लेंगे। एक आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, दूसरा आपका मार्केटिंग है, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं सेम ऐसे ही वर्किंग होगी। चौथा आपका एडमन है, सॉरी तीसरा, तो ये एडमन लिख लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट देखी जाए तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल में लेनी है, हमने वहाँ पे वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड को मिला के फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है, तो इन दोनों की अमाउंट देख लें। वर्क इन प्रोसेस देखा जाए वो 2 लाख है, फैक्ट्री ओवरहेड 50 है, तो दोनों को मिलाएं तो ये आपका 2,50,000 बन जाएगा। साथ मार्केटिंग की अमाउंट भी देख लें, मार्केटिंग की अगर देखी जाए ये 1 लाख है, एडमन की अमाउंट देखी जाए तो ये 90,000 है। तो जहाँ तक ये मुमकिन है कट कर सकते हैं, कट कर दें। ये 4 0, ये भी 4 0 और ये भी 4 0, यहाँ पे 25 रह जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9 रह जाएंगे। अगर टोटल रेशो देखी जाए तो इन सब को ऐड किया जाए तो ये 44 बनता है। हमारे पास टोटल रेशो 44 है, हमने तीनों का हिस्सा निकालना है। जब फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा निकालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड की रेशो कितनी है 25, कितने में से 44 में से, और मल्टीप्लाई वो अमाउंट कर दें जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट मीन प्रोविडेंट फंड की अमाउंट। 25 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई उसे कर दें जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट मीन प्रोविडेंट फंड की अमाउंट, तो वो 22,000 है। इसी तरह मार्केटिंग का देख लें, अगर मार्केटिंग का हिस्सा देखा जाए वो 10 है, कितने में से 44 में से, मल्टीप्लाई वो अमाउंट जिसे डिवाइड करने जा रहे हैं। एडमन का भी देखना है तो उसे भी ऐसे ही करेंगे, एडमन का हिस्सा देखा जाए वो 9 है, कितने में से 44 में से, मल्टीप्लाई वो अमाउंट जिसे डिवाइड करना है। तो यूँ हम इसे डिवाइड करेंगे, हमारा हिस्सा आ जाएगा कितना कितना है। तो आइए देखते हैं कितना। ये अगर पहले का डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा 12,000 और 500। दूसरे का हिस्सा अगर देखा जाए तो ये आपका 5,000 आ जाएगा, और तीसरा देखा जाए ये कैलकुलेशन की जाए तो ये 4500 आ जाएगा। इन्हीं अमाउंट को हम उठा के जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में लिखेंगे। तो देखिए हमारा कितना फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया था 12,500, और इसका हिस्सा 5,000 मार्केटिंग का, और एडमन का 4500 रुपया। तो ये हमारी चौथी एंट्री थी जिसे हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं, एंट्री नंबर ई है। एंट्री नंबर ई में देखते हैं क्या लिखते हैं। कहता है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट 1 लाख की डेप्रिसिएशन है, जिसमें 70% जो है वो फैक्ट्री का है, 10% फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड 20 फॉर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये रिकॉर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो रिकॉर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं, सीरियल नंबर ई, रिकॉर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री ये होती है, देखें डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट 1 लाख है, जो 70% फैक्ट्री का है, 10% मार्केटिंग का है और 20% एडमिन का है। तो डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट आपने करना है, और जिन हिस्सों पे चार्ज हो रहा है उनको आपने डेबिट कर देना है। ये नहीं फैक्ट्री ओवरहेड पे चार्ज हो रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड भी डेबिट होगा। इसके अलावा मार्केटिंग है तो मार्केटिंग ओवरहेड को भी डेबिट करना है। एडमन पे चार्ज हो रहा है तो आपने एडमन ओवरहेड को भी डेबिट कर देना है, और अलाउंसेस फॉर जो डेप्रिसिएशन है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो देखें टोटल डेप्रिसिएशन आपकी 1 लाख की है, जिसमें उसने क्या 70% फैक्ट्री का है, तो 1 लाख का 70% लें वो 70,000 फैक्ट्री का आ जाएगा, और इसका 10% मार्केटिंग का है तो 10% लिया जाए 10,000 इधर, 20% एडमन का है तो 20,000 इधर आ जाए। ये रिकॉर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन है। इसके बाद एफ वाली एंट्री है, कहता है इंश्योरेंस ऑफ एसेट एक्सपायर, इंश्योरेंस आपकी एक्सपायर हुई है और टोटल 20,000 की है, जिसमें 70% फैक्ट्री का है, 10% मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है,
और 20% एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का है। तो इसे लिखेंगे रिकॉर्ड ऑफ इंश्योरेंस, एंट्री नंबर एफ है, रिकॉर्ड ऑफ इंश्योरेंस। देखें, जब अपने इंश्योरेंस को रिकॉर्ड करना है तो उसे भी इंश्योरेंस को हम क्रेडिट करेंगे और जिन हिस्सों पे डिवाइड हो रहा है उन्हें डेबिट करेंगे। इट मीन फैक्ट्री ओवरहेड भी आपका डेबिट होगा, मार्केटिंग ओवरहेड भी आपका डेबिट होगा और एडमिन ओवरहेड भी आपका डेबिट होगा। एक्सपायर इंश्योरेंस जो है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए इंश्योरेंस बुक पे दी गई ये 20,000 की है तो यहाँ पे 20,000 लिख देंगे। 70% फैक्ट्री का है तो 20,000 का 70% लें वो 14,000 आता है, वो इधर। 10% मार्केटिंग का है तो इसका 10% लें वो 2,000 आता है, वो इधर। 20% एडमिन का है तो इसका 20% लें वो 4,000 आता है, वो इधर। नेक्स्ट एंट्री नंबर जी है, कहते हैं मिसलिनियस एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री, यानी रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस है। तो एंट्री नंबर जी, रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। जब फैक्ट्री ओवरहेड को रिकॉर्ड आपने करना है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और इसके बदले हम वोचर बेसिकली बनाते हैं, वोचर बना के हेड ऑफिस को भेजा जाता है। तो वोचर पेएबल जो है उसे आपने क्रेडिट कर लें। कितना ये एक्सपेंस है अगर ये देखा जाए तो 1,31,500, 1,31,500। देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अगर हम देखें तो कहता है अदर एक्सपेंस ऑफ हेड ऑफिस, 3,00,000 रुपये के हैं, जिसमें से 60% मार्केटिंग का है एंड 40% जो है वो एडमिन का है। रिकॉर्ड ऑफ अदर एक्सपेंस आ जाएगा, एंट्री नंबर एच, रिकॉर्ड ऑफ मिसलिनियस एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अदर एक्सपेंस का हम हमेशा वोचर बनाते हैं, क्योंकि पे करना है तो वोचर बनाएंगे, तो वोचर पेएबल जो है वो हमारा क्रेडिट होगा और जिन जिन पे ये चार्ज हो रहा है उन्हें हम डेबिट कर देंगे। अगर मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग ओवरहेड भी डेबिट होगा और एडमिन पे चार्ज हो रहा है इसलिए एडमिन ओवरहेड भी डेबिट होगा और बेसिकली हम इसका वोचर बना देंगे तो वोचर पेएबल जो है उसे क्रेडिट करेंगे। टोटल अगर देखा जाए तो ये 3,00,000 का है, तो 3,00,000 जिसमें से 60% मार्केटिंग है तो 3,00,000 का 60% लिया जाए वो 1,80,000 आता है और 3,00,000 का 40% लिया जाए तो वो 1,20,000 वो हमारा एडमिन आ जाएगा। द नेक्स्ट एंट्री कहता है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड जो प्रोडक्शन पे अप्लाई हो रहे हैं वो 150% है डायरेक्ट लेबर का। अगर ऊपर डायरेक्ट लेबर ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल में मिलेगी, डायरेक्ट लेबर हमारे पास 2,00,000 का है तो इसका 150% ले लें, 2,00,000 मल्टीप्लाई कर लें इसे 150 डिवाइडेड बाई 100 करें तो ये 3,00,000 आ जाएगा। FOH जो है फैक्ट्री ओवरहेड जो प्रोडक्शन पे अप्लाई हो रहे हैं वो 3,00,000 के हैं तो इसे हम कहेंगे चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्शन। तो आइए इसकी एंट्री करते हैं, चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्शन, चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्शन। ये एंट्री नंबर आई थी तो आई लिख लेते हैं। जब फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन पे चार्ज किए जाते हैं तो आपका वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा और फैक्ट्री ओवरहेड अगर रेट अप्लाई करें तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो है उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये कितना था, ये 3,00,000 था तो यहाँ पे 3,00,000 लिख देंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री नंबर जे है। आइए देखिए उसमें क्या कहता है, कहता है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड। तो ये रिकॉर्ड ऑफ फिनिश गुड है, रिकॉर्ड ऑफ फिनिश गुड। तो फिनिश गुड को कितने की है, ये 9,60,000 की है। जब फिनिश गुड को रिकॉर्ड करते हैं तो फिनिश गुड डेबिट होगा और इससे पिछला जो हिस्सा था इट मीन वर्क इन प्रोसेस उसे क्रेडिट किया जाएगा। ये कितने से, 9,60,000 से 9,60,000। देन इसके बाद कहता है फिनिश एंट्री नंबर के है, कहता है फिनिश आउटपुट कास्टिंग 8,80,000 वर सोल्ड 15,00,000। कहता है फिनिश गुड उनकी कॉस्ट 8,80,000 थी, हमने उन्हें सेल किया 15,00,000 में। तो ये एंट्री नंबर के है, ये एक रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट होगा, इट मीन CGS, रिकॉर्ड ऑफ CGS एंड सेल कि एक सेल की एंट्री है दूसरी CGS, तो दोनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब CGS को रिकॉर्ड करते हैं तो CGS यानी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और आपकी फिनिश गुड जो है उसे क्रेडिट किया जाएगा। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने की हैं, 8,80,000 की, तो ये 8,80,000 आ जाएगा।
देन इसके बाद हमने इन्हें सेल किया, सेल करें तो हमेशा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है और सेल क्रेडिट होती है। अगर सेल देखी जाए ये कितने की है, ये 15 लाख की हुई है, तो यहाँ पे 15 लाख आ जाए। देन नेक्स्ट एंट्री नंबर जे है जो कि लास्ट एंट्री है, उसमें देखिए क्या कहते हैं, कहता है गुड कॉस्टिंग, एक चीज़ें थी जिनकी कॉस्ट 40,000 है, वर रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने हमें वापस कर दी। कहता है सेल प्राइस ऑफ द गुड्स रिटर्न व 70,000, उनकी जो सेलिंग प्राइस थी वो 70,000 थी, यानी ओरिजिनल कॉस्ट 40 की थी, हमने सेल 70,000 में की हुई, ये वापस आ गई हैं, तो इसे रिटर्न टू सेल कहेंगे, रिकॉर्ड ऑफ सेल रिटर्न। तो जब भी आपको उसने सेल रिटर्न की एंट्री कहे तो हमेशा हम जो दो एंट्रियां करते हैं, एक ये सेल रिटर्न वाली एंट्री भी रिवर्स करते हैं क्योंकि चीज़ें वापस आ चुकी हैं, फिर ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की भी एंट्री वापस की जाती है। तो जब सेल रिटर्न की एंट्री वापस करेंगे तो सेल रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यहाँ पे अमाउंट हमेशा इनवाइस की लिखते हैं, इनवाइस कितने का था, 70,000 है, तो ये 70,000 आ जाएगा। फिर आपने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की भी एंट्री रिवर्स करनी है, अगर उसे रिवर्स किया जाए तो यही एंट्री रिवर्स होगी, फिनिश गुड डेबिट होगा और CGS जो है वो क्रेडिट। इसमें अमाउंट कास्टिंग वाली लिखते हैं जो कि आपकी 40,000। तो ये हमारा पार्ट इन इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था जिसमें हमें जनरल एंट्री कह रहा था। तो ये सारी जनरल एंट्रीज है, इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे इंशाल्लाह।